दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों किसी भी परीक्षा में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखकर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता यानी जीआईसी प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन का 2015 का प्रश्न पत्र, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हालांकि नए पैटर्न के अनुसार अब जीआईसी प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 40 और आपके वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए अब आप नए पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी और रणनीति बनाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं जीआईसी प्रवक्ता प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन 2015 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। दोस्तों आज की वीडियो जो है इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ये है 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी, आपको बताना है। 3%, 3.5%, 4% या 5%। तो सही उत्तर है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की लक्षित वृद्धि दर 4% निर्धारित की गई थी। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो प्रस्तावित दृष्टिकोण पत्र था, इसमें सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9 से 9.5% का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 27 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति दिए जाने के साथ इसमें औसत वार्षिक विकास दर के लक्ष्य को घटाकर 8% और कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास दर के लक्ष्य को 4% तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास दर को 7.6% और सेवा क्षेत्र के विकास दर को 9% कर दिया गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की लक्षित वृद्धि दर को 4% निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वर्षों में किसमें कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि दर सबसे कम थी, आपको बताना है। 2007-8, 2008-9, 2010-11 या 2013-14। तो सही उत्तर है 2008-9। दोस्तों 2004-5 के आधार मूल्य पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र में दिए गए वर्षों में कुछ जो विकास दर है, देखिए 2007-8 में कृषि की विकास दर जो था ये 5.7, 8-9 में 0.1, 2010-11 में 8.6 या 2013-14 में 4.7 रखा गया था। लेकिन 31 मई 2019 को जो अनंतिम आंकड़े हैं उनके अनुसार वर्ष 18-19 में यानी स्थिर 2011-12 की कीमतों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि दर 2.9% थी। अगला प्रश्न है दोस्तों सामान्य विज्ञान से है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्लिंट कांच जो है कांच की एक श्रेणी या प्रकार होता है। फ्लिंट कांच की छड़ को जब कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोया जाता है तो प्रायः अदृश्य हो जाती है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन है फ्लिंट कांच कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक वही है जो कार्बन डाइसल्फाइड का है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है या प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक वही है जो कार्बन डाइसल्फाइड का है। और कार्बन डाइसल्फाइड में विसर्जित होने पर फ्लिंट कांच की एक क्षण लगभग अदृश्य हो जाती है, क्योंकि दोनों में एक ही अपवर्तक सूचकांक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कपड़ों को नील लगाया जाता है क्यों? इसका कारण क्या है? कपड़ों को नील लगाने का कारण क्या है? कपड़े जल्दी गंदे नहीं होने देता, सूर्य के प्रकाश में चमकता है जो कपड़े को चमक देता है, ये कपड़े के रंग को नीला बनाता है, या ऑप्शन डी है इसका रंग पीले का पूरक है इसलिए यह सफ़ेदी उत्पन्न करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कपड़ों में नील इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सूती कपड़े में जो पीलापन होता है उससे निजात दिलाने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है फोटॉन क्या होता है? ऑप्शन देखिए, प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम, पदार्थ का क्वांटम, एक धनात्मक आवेशित कण या प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए एक यंत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों फोटॉन प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम होता है। भौतिकी में फोटॉन या प्रकाश अणु जो होते हैं ये प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मूलभूत कण होते हैं। फोटॉन का द्रव्यमान 0 होता है। अगला प्रश्न है समस्थानिक रखते हैं। समस्थानिक या आइसोटोप्स जिनको आप कहते हैं उनकी विशेषता क्या होती है?
तो दोस्तों समस्थानिक जो है समान परमाणु क्रमांक रखते हैं, इसीलिए इनका नाम समस्थानिक है, यानी एक स्थान पर पाए जाने वाले। इनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि एक तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक क्यों होते हैं? तो किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की जो परमाणु संख्या समान होने का कारण ये है कि उनमें जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या दोस्तों ये बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या की समानता के आधार पर वो समस्थानिक कहे जाते हैं और समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए सामान्य गणित से जो प्रश्न पूछा गया है आपसे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है कि A/B, देखिए दोस्तों यहाँ पर है A/B बराबर 2/3 और 6A + 7B बराबर 22। तो इसमें आपको बताना है कि A का मान कितना होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। A/B = 2/3। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व की प्रक्रिया दिखाई गई है। A/B = 2/3। B जब आप B करेंगे तो B बराबर हो जाएगा 3A/2। तो देखिए 6A + 7B = 22। अब जो समीकरण 1 है वहाँ से आप ले सकते हैं कि 6A + 7 × 3A/2 = 22। जब आप इसको सरल करके हल करेंगे तो सही उत्तर A = 4/3। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन A हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें आयु गणना के आधार पर जो प्रश्न है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु कितनी है? तो देखिए यहाँ पर आप या तो ऑप्शन से लगा सकते हैं बहुत आसानी से, या फिर आप देखिए तो फार्मूला बेस्ड आप लगा सकते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है और 6 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे हो जाएगा कि आपका पुत्र की आयु x वर्ष है तो पिता की आयु 4x वर्ष है। अब 6 साल के बाद क्या स्थिति होगी? कह रहा है कि 6 साल के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 6 साल बाद पुत्र की आयु जो है, या 6 साल बाद उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 4x + 6 = पुत्र की आयु का 3 गुना, तो 3x + 6। जब इस फार्मूले को आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका 12 आ जाएगा। ऑप्शन C आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरल करने पर 4 कड़ी में 27 - 2 कड़ी में 48 प्लस कड़ी में 147 का मान कितना होगा? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4 कड़ी में 27 माइनस 2 कड़ी में 48 प्लस कड़ी में 147, तो इसका मान हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 4 × 3 कड़ी में 3 माइनस 2 × 4 कड़ी में 3 और प्लस 7 3। ये जो 27 है इसमें से ये जो है दोस्तों 9 × 3 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा कड़ी से और कड़ी में 3 हो जाएगा। तो 27 का कड़ी का मान हो जाएगा 3 × 3 कड़ी में 3। तो यहाँ पे वही लिखा गया है सरलीकरण करके। तो यहाँ पर देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर 11 कड़ी में 3 आ जाएगा। ऑप्शन B आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो तो शेष 2 कोणे के अर्धकों के बीच का कोण कितना होगा? तो इस आधार पर आपका चित्र बनेगा कि ये त्रिभुज का कोण अगर जो 130 डिग्री है तो शेष 2 कोणों का योग कितना हो जाएगा? आप जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जब एक कोण 130 हो जाएगा तो 2 कोण, शेष 2 कोण जो हो जाएंगे ये आपके 50 डिग्री हो जाएंगे, शेष 2 कोणों का मान। तो 50 डिग्री यानी शेष 2 कोणों के अर्धकों का योग हो जाएगा। ये शेष दोनों कोणे के अर्धकों का योग जो है वो 25 डिग्री, अर्धक इसका आधा हो जाएगा, 50 का आधा। अब कह रहे हैं शेष दोनों कोणों के बीच के अर्धकों के बीच का कोण कितना होगा? तो अर्धकों के बीच का कोण आप निकाल लीजिए, 180 - 25, तो आपका हो जाएगा
155 डिग्री। तो सही उत्तर ऑप्शन ए 155 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 130 डिग्री है तो शेष दो कोणों के अर्धकों के बीच का कोण 155 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्य, देखिए भारतीय इतिहास से है, प्राचीन इतिहास से। जैन कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है भद्रबाहु, नागसेन, बुद्धघोष या कात्यायन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए भद्रबाहु। दोस्तों जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो कल्पसूत्र है ये लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ज्ञात होता है और इसकी रचना जैन संत भद्रबाहु ने की थी। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण पुस्तक है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। राजतरंगिणी की रचना कब हुई थी? आपको बताना है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं या 13वीं शताब्दी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजतरंगिणी की रचना दोस्तों 12वीं शताब्दी में हुई थी। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे, आप जानते हैं, और ये कश्मीर के शासक जय सिंह के शासनकाल में थे। और उसी के या जय सिंह के, कश्मीर के शासक जय सिंह के शासनकाल में 1148-1149 में कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया था। इसमें कुल 8 तरंग और 7826 श्लोक हैं। दोस्तों पहले 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में कारकोट और उत्पल वंश का इतिहास है और 7वें और 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास है। और क्रमबद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ जो है ये पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है क्रमबद्ध रूप से लिखा जाने वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। दोस्तों महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्याओं की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था और चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, C.F. एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर तथा H.S. पोलाक इत्यादि शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन गदर दल से संबंधित नहीं था? आपको बताना है। ऑप्शन भी आपके दे दिए हैं, गदर दल से कौन संबंधित नहीं था। ऑप्शन में है लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्लाह या खुदीराम बोस। तो सही उत्तर है खुदीराम बोस गदर दल से संबंधित नहीं थे। दोस्तों 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी और इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था और इससे या अखबार के द्वारा या अखबार के बाद इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे और लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीका जी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि खुदीराम बोस दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से संबंधित थे। अगला प्रश्न है गोविंद सागर जलाशय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये भाखड़ा बांध के पीछे एक जलाशय है। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न यूपी पीसीएस से लेकर आयोग द्वारा पूछे जाने वाले सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है और ये भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलोमीटर पूर्व में नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुम्बी घाटी में खुलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके डेन्यूब, म्यूरेश, राइन या लोआर। तो सही उत्तर है डेन्यूब। दोस्तों डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये दक्षिण पश्चिम जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और काला सागर में गिरती है। 4 यूरोपीय देशों को राजधानी शहरों से ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से प्रवाहित होती है। तो ये 4 राजधानियों से यूरोपीय कंट्रीज में 4 राजधानियों से या 4 देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी आपकी ये है दोस्तों डेन्यूब नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कौन खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? आपको बताना है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या इटली।
तो सही उत्तर है फ्रांस। दोस्तों यूरोपीय देशों में फ्रांस खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके अलावा यूक्रेन, बुल्गारिया, हंगरी और लिथुआनिया भी खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, आपको बताना है। ऑप्शन है ग्राम स्तर, ये आता है, ब्लॉक स्तर ये भी आता है, तहसील स्तर ये नहीं आता है और जिला स्तर आता है। तो सही उत्तर है दोस्तों ग्राम पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत या पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत तहसील स्तर शामिल नहीं है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी और इसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी सही हैं। देखिए, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान। तो दोस्तों भारतीय संघीय प्रणाली में जो विशेषताएं हैं वो हैं शक्तियों का विभाजन इसमें हुआ है केंद्र और राज्यों में, शक्तियों का पृथक्करण नहीं है यहाँ पर, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं है और लिखित संविधान। तो 3 चीज़ें यहाँ पर देखिए, शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताओं में है। तो 1, 3, 5 सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताओं में शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की मूल जिम्मेदारी निहित है किसमें? भारत के राष्ट्रपति में, उच्चतम न्यायालय में, संसद में या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो सही उत्तर है दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है उसकी टिप्पणियों पर उचित कार्रवाई करने की मूल जिम्मेदारी संसद में निहित होती है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। इसलिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में शामिल नहीं किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है सीमेंट, स्टील, सॉफ्टवेयर और कोयला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों भारत में कोर इंडस्ट्री या कोर सेक्टर में कोयला, देखिए कौन कौन सी चीज़ें, 8 कोर सेक्टर हैं, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। तो इसमें से कौन सा कोर सेक्टर में शामिल नहीं है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। दोस्तों भारत में निर्देशित कोर उद्योगों में सॉफ्टवेयर को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि सीमेंट, स्टील, कोयला भारत में जो 8 कोर सेक्टर हैं उसके अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर देखिए एक करंट अफेयर्स का प्रश्न था, जब ये पेपर हुआ था उस समय का पूछा गया है। नवंबर 2014 में भारत का तकनीकी सहयोग समझौता रेल विकास के लिए किस देश से हुआ था? तो ये दक्षिण कोरिया से हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को किस नगर में फूड पार्क का उद्घाटन किया था? तो उस समय उन्होंने तुमकुर जो कर्नाटक में है वहाँ पे एक फूड पार्क का उद्घाटन किया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक लघु बचत योजनाओं में शामिल नहीं है, आपको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र बचत खाता और सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना या राष्ट्रीय बचत प्रपत्र पर 8वां निर्गम। तो सही उत्तर है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र बचत खाता या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बचत खाता
ये लघु बचत योजनाओं में शामिल नहीं है। लघु बचत योजनाएं हमेशा भारत में घरेलू बचत का महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं, जिसमें पीपीएफ यानी सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि इत्यादि हैं। और इससे ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बचत खाता लघु बचत योजना में शामिल नहीं होती है। अगला प्रश्न है, देखिए 2015 के लिए ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों 2015 का डेटा था। उस हिसाब से जब 2021 के लिए आप इसका आकलन करेंगे, अब करंट अफेयर्स में 2021 का पूछा जाएगा, तो 2021 में दोस्तों ग्लोबल फॉर्च्यून 500 ये जो सूची है इसमें भारत की 7 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये टॉप पर यानी इस सूची में 155वें स्थान पर है। लेकिन सबसे पहले स्थान पर कई बार के तरह वॉलमार्ट को ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में पहला स्थान मिला है। वॉलमार्ट अमेरिकी कंपनी है और 2021 में दोस्तों 7 भारतीय कंपनियों को इस सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस एक दक्षिणी राज्य के वन क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम भंडार खोजा गया है? ऑप्शन है आपके केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों जुलाई 2015 में आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम वन क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम भंडार खोजे गए हैं और ये खोज परमाणु खनिज निदेशालय हैदराबाद और उस्मानिया विश्वविद्यालय की संयुक्त टीम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 400 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये अनुमोदन निम्नलिखित में से किस एक मॉडल या मेथड पर दिया गया है आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्विस चैलेंज मेथड। दोस्तों सरकार ने 400 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए मेट्रो प्रमुख शहरों, तीर्थ केंद्रों और देश भर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के पास स्थित है, उनको अपग्रेड करने के लिए स्विस चैलेंज विधि का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से है। देखिए 2015 में करंट अफेयर से कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि करंट अफेयर्स की भी भूमिका जीएस में बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता हो 3-4 प्रश्न भी पूछ लिए जाएं तो उसमें आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। खेल रत्न पुरस्कार 2015 के लिए किसके नाम की संस्तुति की गई है? तो उस समय तो दोस्तों 2015 में सानिया मिर्जा को दोस्तों दिया गया था और 2017 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया और हॉकी के खिलाड़ी सरदारा सिंह को दिया गया था। 2020 का दोस्तों 2020 का खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया था? तो ये 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा, विनेश फोगट, मरियप्पन थंगावेलु, रानी रामपाल और मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं उनको दिया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल में अगस्त 2021 में खेल रत्न पुरस्कारों का नाम राजीव गांधी के नाम से हटाकर मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर या हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने की घोषणा की गई है। तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है कि खेल रत्न पुरस्कार जो राजीव गांधी के नाम से दिए जा रहे थे उनको किसके नाम से? तो सही उत्तर है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के नाम से अब खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए या जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में जीएस के जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल किया और ये 2015 का प्रश्न पत्र था। इसमें हमने कुल 30 प्रश्नों को हल किया। इसमें जो अस्थाई प्रश्न हैं या स्टैटिक जीके टाइप प्रश्न हैं वो आगे की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और इसमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं इससे आपको ये आकलन करने में आसानी रहेगी कि करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।